So, hello students, welcome. In previous lecture, we are discussing about the roasting process, the calcination process. So, how by the roasting process and calcination process, metal oxides are obtained. So, metal oxides जो हमें obtain हो चुकी थी, उसको अब क्या करना है, metal oxide से metal की फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ प्रोसेस में हम क्या करते थे, हीटिंग करते थे. ठीक है. सो उस मेटल ऑक्साइड को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा मेटल की फॉर्म में बाय यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट. अब वहां पे हमें एक क्या सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा. ठीक है. अब जो रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे. क्लियर. जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स होंगे, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जो हमने बात करी थी जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी उसके बेसिस पे. जो लो रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनको हम जिंक, कॉपर, टिन, लेड, ये सब रिड्यूस हो रहे थे कोक से, दैट इज कार्बन एंड कार्बन मोनो ऑक्साइड. सो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था क्या, स्मेल्टिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग. मीन्स कोई भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड होगी MxOY, इसको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से मेटल में और यहाँ से CO2. क्लियर. सो ये बेसिकली जो प्रोसेस होगी इसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग. तो स्मेल्टिंग क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू इट्स रेस्पेक्टिव मेटल विद द हेल्प ऑफ कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज स्मेल्टिंग. ओके. अब हम बात करने जा रहे हैं पायरोमेटलर्जी की. पायरोमेटलर्जी क्या होती है, एक प्रोसेस है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. कोई भी मेटल जो हमारा ऑक्साइड होगा उसको हम हीट करके, जो भी यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे हमें एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है. ठीक है. और इसको हीट करके यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है. तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी. क्लियर. इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी. ठीक है. सो बेसिकली जो पायरोमेटलर्जी होगी इसको स्टडी हम करेंगे एक एलिंघम डायग्राम से. ठीक है. किससे हम स्टडी करेंगे, एलिंघम डायग्राम से. जो हमारा एलिंघम डायग्राम होगा, किससे हम स्टडी करेंगे इसको, एलिंघम डायग्राम, दैट इज एलिंघम डायग्राम. सो हम एलिंघम डायग्राम की हेल्प से इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है. सो जो ये एलिंघम डायग्राम होगा इसका काम क्या होगा, एक तो जो हम यहाँ पे सुटेबल रिएजेंट की जो बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की, तो उस सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के सिलेक्शन को बताएगा. जो एलिंघम डायग्राम का मेन पॉइंट होगा, इट टेल्स अबाउट द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसके बारे में बताएगा. ठीक है. इट मीन्स कौन से पर्टिकुलर ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करेगा ये जानेंगे. ठीक है. इट मीन्स क्या करेगा, कौन से पर्टिकुलर ऑक्साइड को कौन ऑक्साइड करेगा. ठीक है. तो उससे हमें क्या पता लगेगा, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर. अब उसके साथ साथ ये जो एलिंघम डायग्राम होगा ये रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट द formation of each of oxide of an element. किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्साइड है वो कितना इजीली बन पा रहा है उस चीज को भी रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. पहले हम एक एलिंघम डायग्राम है उसके बारे में देख लेते हैं, होता कैसे है एलिंघम डायग्राम. तो ये जो एलिंघम डायग्राम हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरह से मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी
इन किलोजूल पर मोल। क्लियर? क्या है ये? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इन किलोजूल पर मोल। ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है? ये टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर है। यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये यहाँ पे है 0। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ये जो प्लॉट है एलिंगम डायग्राम किसके बीच है? गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच, इसके बीच ये ग्राफ होगा। ठीक है। तो इस ग्राफ में पर्टिकुलरली देख रहे होगे कि जैसे जैसे यहाँ पे देखो इस एक्सिस पे क्या है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डेल जी नॉट की वैल्यू जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स वो लेस नेगेटिव होती जा रही है। क्लियर हो रहा होगा आपको ग्राफ से? यहाँ पे जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैं इसको लूँ, एल्यूमिनियम के लिए ये ग्राफ लाइन शो कर रखी है। तो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या थी? लगभग 1050 माइनस 1050 किलो जूल। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ देखो एट 2000 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू समथिंग अराउंड 650 किलो जूल के आसपास है, माइनस 650। इट मीन्स यहाँ से माइनस 1000 से माइनस 650 आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे इसकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कह सकते हैं, या फिर जो है लेस नेगेटिव होती जा रही है। क्लियर है? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इस बारे में हम पढ़ेंगे इस एलिंगम डायग्राम में। इसके अंदर एक आप खास बात देखोगे, मोस्ट ऑफ जो लाइन्स है हमारी क्या हो रही है? अपवर्ड जा रही है। सबका स्लोप क्या है? अपवर्ड। ठीक है। बट यहाँ पे जो कार्बन की जो है कार्बन प्लस O2 कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोप है इसका। अब ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू है किसका? एलिंगम डायग्राम का। तो ये किसके बीच होगा? जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है एंड टेम्परेचर की। ठीक है। इसका प्लॉट होगा। इसके अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, जैसे Zn ऑक्सीजन के साथ ZnO, कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO, C प्लस O2 CO2, ओके, Fe प्लस O2 FeO, हाँ, एल्यूमिनियम प्लस O2 Al2O3, मैग्नीशियम प्लस O2 MgO। इट मीन्स जो भी एलिमेंट्स हैं अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड कितने ईजियर बना रहे हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस एलिंगम डायग्राम में। क्लियर हुआ? एक ओवरव्यू हमें मिल चुका है कि एलिंगम डायग्राम होता क्या है, किस लिए हम स्टडी कर रहे हैं। मेन इसका स्टडी करने का क्या पर्पज़ है कि ये हमें सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताएगा और क्या करेगा, जो ऑक्साइड है फॉर्मेशन कितना ईजी कौन बन पा रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। तो अब इस एलिंगम डायग्राम को समझने से पहले हमें थोड़ा यहाँ पे एक इसका थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। इसकी हम थोड़ी थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट देखते हैं। ठीक है। इसका हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल। ठीक है। क्या है इसका? थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट है प्रिंसिपल। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में हम यहाँ पे एलिंगम डायग्राम है, जो यहाँ पे ये एलिंगम डायग्राम ये किसके? डेल जी नॉट वर्सेस टी। इट मीन्स ये किसके लिए है? गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। अब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, जो अगर कोई प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है, फॉर एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल जी क्या होता है उसमें? नेगेटिव। ठीक है। या फिर कई जगह क्या? डेल जी लेस देन 0। क्लियर है? तो अगर कोई प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस तो उसमें क्या होगा? डेल जी क्या होगा? नेगेटिव। और अगर यहाँ पे डेल जी की वैल्यू मोर नेगेटिव है, इट मीन्स जो प्रोसेस ऑफ जो स्पॉन्टेनिटी है प्रोसेस की वो क्या होगी? मोर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। दैट इज इफ डेल जी इज मोर नेगेटिव, that means process is more spontaneous। प्रोसेस क्या है? more spontaneous। क्लियर है? सो अब बेसिकली हमें यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ना होगा। ठीक है। इसको समझने के लिए तो बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी अदर टर्म्स के साथ भी
एसोसिएट है, जिसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के द्वारा जानते हैं। क्या थी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन? हमने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी हुई थी कि डेल जी नॉट इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ये थी हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्लियर है? यहाँ पे ये क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये एच यहाँ पे क्या है? एंथैल्पी। एंड डेल एस जो है डेल्टा एस, ये क्या है? एंट्रोपी। और टी टेम्परेचर है ही। क्लियर? सो ये हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती थी। अब मैं कह रहा हूँ कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इट मीन्स जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। डेल जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब मोस्ट ऑफ प्रोसेस जो हम अभी तक करते आए थे ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए, वहां पे क्या कर रहे थे? हम हीट कर रहे थे उसको। ठीक है, जो हम क्रूड मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए क्या कर रहे थे? बेसिकली कंसंट्रेटेड ओर को हीट कर रहे थे। हीट कर रहे थे, इट मीन्स वहां पे हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। दैट इज ऑल प्रोसेस क्या थी यहाँ पे? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमें पता है जो डेल एच की वैल्यू क्या होती है, कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल एच की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल एच तो हमारा यहाँ पे हो चुका है पॉजिटिव। क्लियर है? देखो डेल एच है यहाँ पे पॉजिटिव। हमारी क्वेश्चन क्या थी? डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर है? सो बेसिकली यहाँ पे डेल एच हमारा क्या था? एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए वो क्या था? पॉजिटिव। अब बात करते हैं डेल एस की। तो डेल एस की जब बात करोगे तो जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी से मतलब है कि रैंडमनेस जो होगी। तो रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल जो होती है सॉलिड के केस में पता होगा कि उसमें क्या होती है? रैंडमनेस सबसे कम। फिर किसमें? लिक्विड में। और सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है गैस के केस में। जो वहाँ पे पार्टिकल्स होंगे इजीली रैंडमली मूव करते हैं। सो इट मीन्स यहाँ पे जो रैंडमनेस होगी वो सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैस में, देन ठीक है, उससे कम थोड़ी लिक्विड में, और सॉलिड में सबसे कम होगी। सो जनरली ऑन हीटिंग क्या करते हैं? जब भी हीट होगा, अब यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, एंडोथर्मिक है। सो ऑन हीटिंग क्या होंगे? हमारे जो सॉलिड हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में बेसिकली। ठीक है, तो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इट मीन्स वहां पे जो एंट्रोपी है प्रोडक्ट की वो क्या हुई? इंक्रीज। तो जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो क्या होगी यहाँ पे? पॉजिटिव। एंट्रोपी क्या हो जाएगी यहाँ पे? पॉजिटिव। अब जब देखो यहाँ पे एंट्रोपी पॉजिटिव हुई इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसमें एंट्रोपी पॉजिटिव हुई तो टी डेल एस क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव साइन है, तो टी डेल एस क्या हो जाएगा? दैट इज इट मीन्स टी डेल एस बिकम्स नेगेटिव। टी डेल एस क्या हो गया? नेगेटिव। और डेल एच हमारा क्या था? पॉजिटिव। डेल एच यहां से था पॉजिटिव। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल जी को क्या होना चाहिए? नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब क्लियर है? यहां से डेल एच क्या था? पॉजिटिव। टी डेल एस क्या हो गया? नेगेटिव। इट मीन्स अगर यहाँ पे जो एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल जी की वैल्यू, ठीक है, ऑलरेडी नेगेटिव थी, डेल जी यहाँ पे नेगेटिव था, डेल एच क्या था? पॉजिटिव, और टी डेल एस भी नेगेटिव हो गया। सो ओवरऑल जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू और बढ़ेगी। तो इट मीन्स जो डेल जी होगा वो क्या हो जाएगा? मोर नेगेटिव। क्लियर है? सो ये बेसिकली इसके अंदर क्या होगी? प्रोसेस होगी। तो अब देखो जब यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रही थी सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे इसकी एंट्रोपी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। सो जनरली जो मेटल्स होती हैं मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, जो मेटल्स होंगी
metals in molten form can be easily reduced। जो मेटल होंगी मोल्टल फॉर्म में वो क्या हो जाएंगी, इजीली रिड्यूस्ड हो जाएंगी। क्लियर है? सो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेस होंगी, तो हम यहाँ पे एलिंगम डायग्राम पे क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट जो है उसमें अपने ऑक्साइड में जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे बेसिक हो गया है। तो एलिमेंट जो है, पहली बात अगर हम करें कि एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में। क्लियर? तो एलिमेंट अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो प्रोसेस हो रही है एलिमेंट से उसके ऑक्साइड में, ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, यस और नो। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इट मीन्स वहाँ पे जो डेल जी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो कोई भी एलिमेंट अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस में जो डेल जी की वैल्यू होनी चाहिए वो नेगेटिव हो। तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, स्पॉन्टेनियस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एलिमेंट से एलिमेंट ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे, लाइक कोई भी मेटल है, ओके, प्लस ऑक्साइड, ठीक, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मेटल ऑक्साइड में। मेटल प्लस ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है मेटल ऑक्साइड में। सो बेसिकली यहाँ पे मेटल कौन सी फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में। ऑक्साइड्स हैं वो हमें मिलेंगे गैसेस फॉर्म में, और जो मेटल ऑक्साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है वो क्या रहेगा, सॉलिड। क्लियर? सो देखो यहाँ पे जो ऑक्साइड हम दे रहे हैं, इट मीन्स जो मेटल है प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू MxOY अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में। तो बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंबशन कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है, कंबशन प्रोसेस है। और कंबशन प्रोसेस में क्या होती है, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। दैट इज ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अब जब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसके अंदर जो डेल एच होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे डेल एच क्या होता है, नेगेटिव। तो एंथैल्पी तो हो गई नेगेटिव। अब बात करते हैं रैंडमनेस की। रैंडमनेस देखो, यहाँ पे क्या था, सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था। इट मीन्स यहाँ पे जो एंट्रोपी है ये क्या थी, जो टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों में से किसकी ज़्यादा। बात करें एंट्रोपी ऑफ S फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हमारे पास एक सॉलिड है और एक मोल क्या है, गैसियस है। तो गैसियस के केस में क्या होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी। गैसियस जो यहाँ पे था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। इट मीन्स उसकी रैंडमनेस क्या हुई, डिक्रीज हुई। इस चीज़ से समझ सकते हैं रैंडमनेस यहाँ पे क्या हुई, डिक्रीज। तो दैट इज हम कह सकते हैं जो यहाँ पे चेंज इन रिएक्टेंट की जो है कि एंट्रोपी वो क्या है, ज़्यादा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। सो चेंज इन एंट्रोपी जो होगी डेल एस वो क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट से, इट मीन्स जो डेल एस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर? डेल एच भी हमारा नेगेटिव है और डेल एस भी नेगेटिव है। और जब डेल एस नेगेटिव है तो टी डेल एस क्या होगा, क्या थी इक्वेशन, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। और जब डेल एस ही नेगेटिव है तो टी डेल एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल जी नोट डेल एच प्लस टी डेल एस। क्लियर? सो ये प्रोसेस हो जाएगी। अब यहां पे अगर डेल जी को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। डेल एच हमारा कैसा है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये नेगेटिव है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव।
सो ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब ये वाला नेगेटिव वैल्यू इस वैल्यू को क्या कर जाए, ओवरकम। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो इससे। सो डेल जी, सो फॉर डेल जी नेगेटिव द वैल्यू ऑफ डेल एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल एस। ठीक है, डेल एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टी डेल एस से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या देख सकते हो, डेल एच की वैल्यू टी डेल एस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ये वैल्यू देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये फैक्टर भी इंक्रीज होगा, और ये फैक्टर इंक्रीज होगा तो जो डेल जी होगा वो लेस नेगेटिव हो जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकम्स लेस नेगेटिव। क्लियर है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्या होगा, मेटल है अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगी, तो उस प्रोसेस में क्या होगी, रैंडमनेस उसकी फ्रीज हो जाएगी। डेल एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से नेगेटिव होगी, डेल एस नेगेटिव तो यहाँ से टी डेल एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टी डेल एस पॉजिटिव तो डेल जी को नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल एच को यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए टी डेल एस से। सो ओवरऑल जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डेल जी यहाँ पे लेस नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो अब ग्राफ में देखो, जो हमारा एलिंगम डायग्राम का ग्राफ था इसके अंदर देखो, जैसे जैसे यहाँ पे मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल जी की वैल्यू क्या हो रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है। और यही जस्ट हमने अभी यहाँ पे कहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल जी क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव। तो ये बेसिकली यहाँ पे होता है। इस चीज़ के लिए आपको एक्सप्लेनेशन मिल चुकी है, अब क्लियर है। जो ये फर्स्ट यहाँ पे लाइंस आ रही है, एलिवेटेड जो है यहाँ पे स्टीपर अपवर्ड करवा रहे हैं, इसके लिए एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं हम इस केस में, जो यहाँ पे हमें लोअर लाइन मिल रही है डाउनवर्ड स्लोप में। सो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, देखो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोसेस की हमारी बात होगी, सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। तो इन केस में क्या होगा, ठीक है, जिस केस में ये किसके लिए है, फॉर दोज whose products are gaseous, जिनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, गैसियस। उस केस में क्या होगा, देखो जैसे एग्जांपल लेते, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, क्लियर, यहाँ से हमने ऑक्सीजन लिया गैसियस में और ये कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, क्लियर, कार्बन हमने लिया, ऑक्साइड लिया, कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी ये थे गैसियस फॉर्म में। सो ओवरऑल देखो यहाँ पे सॉलिड था 1 मोल, गैसियस था 1 मोल, और यहाँ पे गैसियस हुआ मिला, ये मिला 2 मोल। इट मीन्स जो गैसियस के मोल्स थे ऑन द प्रोडक्ट साइड हमारे पास ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट साइड। और गैसियस में हमने अभी बात करी थी कि रैंडमनेस जो होगी, यहाँ पे अभी बात करी थी रैंडमनेस की, जो रैंडमनेस होगी सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैसियस में। सो इट मीन्स यहाँ पे जो एंट्रोपी हो जाएगी प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। सो चेंज इन एंट्रोपी जो निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की ज़्यादा है रिएक्टेंट की कम। इट मीन्स जो डेल एस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से डेल एस क्या हो चुका है, पॉजिटिव, क्लियर। तो डेल एस पॉजिटिव है तो डेल जी की वैल्यू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एस यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या रहेगा, नेगेटिव। अब ये जो फैक्टर ओवरऑल क्या है, नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो डेल जी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल जी नेगेटिव हो जाएगा तो इट मीन्स टी डेल एस नेगेटिव है, टी डेल एस नेगेटिव है तो क्या होगा, डेल जी नेगेटिव होने के लिए डेल जी क्या हो, नेगेटिव। तो टी डेल एस के ऊपर देखो अगर ये नेगेटिव है, टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और नेगेटिव।
सो बेसिकली यहाँ से ये नेगेटिव वैल्यू है, सो यहाँ से क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल जी बिकम्स मोर नेगेटिव। तो यहाँ से जो डेल जी होगा वो क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। क्लियर है? सो बेसिकली यहाँ से डेल जी मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो यही चीज़ हो रही है इसके अंदर। ये वाला जो आपने CO2 वाले अभी ग्राफ देखा था, इसमें देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है CO में। बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था, इसकी एंट्रोपी थी -300, और जब टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसका लगभग जो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी थी समथिंग अराउंड 550 के आसपास आ गई, -550। इट मीन्स और ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो यही फैक्टर जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल जी बिकम्स मोर नेगेटिव। सो बेसिकली यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, रैंडमनेस पे। जिसके प्रोडक्ट गैसियस होंगे तो उसमें जो उसका स्लोप आएगा, कर्व आएगा, वो कैसा रहेगा, डाउनवर्ड। और जिस केस में क्या होगा, डेल एस नेगेटिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डेल जी हो जाएगा वो लेस नेगेटिव होगा। इट मीन्स डेल जी की वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे ओवरऑल डेल जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो यही बेसिकली हम किसमें, एलिंगम डायग्राम में देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो बेसिकली हमने यहाँ से इसकी तो बात कर ली कि एलिमेंट जो है अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट होने पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। उस चीज़ को हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ पे कैसा वहाँ पे कर्व आएगा। इट मीन्स जो ईजियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड थी उस चीज़ को तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। लिंघम डायग्राम में हमें यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंट पढ़ने थे। क्या? एक तो इट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ ईज ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट। इस पॉइंट को तो हमने कवर अप कर लिया, ठीक है। अभी जस्ट हमने ये सारा प्रोसेस पढ़ा। अब बात आती है कि यहाँ पे सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कैसे सेलेक्ट करें। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की बात होती है। क्लियर है? तो सिलेक्शन ऑफ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, डेल जी क्या होना चाहिए, जो ओवरऑल प्रोसेस होना चाहिए वो डेल जी क्या हो, नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसमें डेल जी क्या है, नेगेटिव। तो जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो जिंक है, जिंक ऑक्साइड, उसको हम कार्बन की हेल्प से, कोक की हेल्प से किसमें, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कोक है ये एज ए वर्क कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। अब ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल है या नहीं है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे हम ओवरऑल इसकी डेल जी की वैल्यू निकालेंगे। जो डेल जी की वैल्यू अगर यहाँ पे क्या आती है, नेगेटिव, इट मीन्स वो उसके लिए क्या है, ओवरऑल सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, इस कंप्लीट रिएक्शन में यहाँ पे 2 फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड है। एक तो जिंक से जिंक ZnO और एक कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या क्या है यहाँ से, एक तो जिंक से जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन है और एक कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन है, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमें यहाँ पे जिंक से जिंक ऑक्साइड के लिए जो डेल जी की वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए डेल जी की वैल्यू जो होगी वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी। सो बेसिकली क्या करना है, हमें ये रिएक्शन ऑब्टेन करनी है, ZnO प्लस C प्लस Zn प्लस CO। सो ये इक्वेशन, इसको 1 मान लिया, इसको 2। इन दोनों को कैसे ऐड करें कि ये इक्वेशन ऐड हो जाए। देखो ZnO हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट साइड। इट मीन्स मैं सेकेंड रिएक्शन से फर्स्ट रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो C माइनस Zn गिव्स CO माइनस ZnO। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस वाला अपोजिट साइड जाके प्लस, अब माइनस वाला ये वाला माइनस इस साइड आके अगेन प्लस, तो दैट इज ZnO प्लस C गिव्स CO प्लस Zn। तो ये ओवरऑल हो जाएगा। क्लियर है? इट मीन्स यहाँ से जो सेकेंड की गिब्स फ्री एनर्जी है और फर्स्ट की गिब्स फ्री एनर्जी है, सेकेंड में से फर्स्ट को रिड्यूस करने पे डेल जी 2 माइनस
डेल जी वन, जो यहाँ पे डेल जी नेट आएगा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आता है इट मीन्स वो इसको ईजिली रिड्यूस कर सकता है, वो उसके लिए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो क्लियर है कि सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये प्रोसेस यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है, अब हम ग्राफ की हेल्प से कुछ यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम कोई भी जो ये एलिंघम डायग्राम है इसकी हेल्प से कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन किसको रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, कैसे यहाँ पे पता चलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे जब एलिंघम डायग्राम में हम देखेंगे, ये जो एलिमेंट ये किसके लिए है, मैग्नीशियम के लिए, ये है एल्यूमिनियम के लिए, ये यहाँ पे आया जिंक के लिए। ठीक है, इट मीन्स जो लोअर द एलिमेंट है, ये लोअर एलिमेंट है, तो इसकी जो डेल जी नोट वैल्यू है वो क्या है, मोर नेगेटिव। लोअर एलिमेंट है, डेल जी नोट की वैल्यू देखो ये क्या है, मोर नेगेटिव। अब मोर नेगेटिव है इट मीन्स ये है, ये मेटल इसको अगले अपने से ऊपर वाले मेटल को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो लोअर वाला मेटल होगा वो अपने से ऊपर वाले मेटल को रिड्यूस कर सकता है, बट ये ऑलवेज रिड्यूस करे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक वो उसके नीचे वाले स्लोप पे लाई कर रहा है तो ही वो उसको रिड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ये स्लोप है, यहाँ पे इसकी डेल जी नोट की वैल्यू है ये, और ये एल्यूमिनियम के लिए। सो बेसिकली क्या हुआ, इस पॉइंट तक ये देखो ये ए पॉइंट है, इसको हम कह रहे हैं क्रॉस ओवर। क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस ओवर। एलिंघम डायग्राम में क्रॉस ओवर। सो ये क्रॉस ओवर पॉइंट तक देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम का जो ये स्लोप था, कर्व था, ये एल्यूमिनियम के नीचे था। इट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। सो इस पॉइंट तक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, बट इस पॉइंट से ऊपर जो मैग्नीशियम का कर्व है ये ऊपर हो गया और एल्यूमिनियम का कर्व नीचे रह गया इस पॉइंट के बाद, क्रॉस ओवर के बाद। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर के बाद, जो यहाँ पे ये टेम्परेचर इस पॉइंट के बाद, यहाँ पे टेम्परेचर सपोज ये आ गया 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, सो इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, अब एल्यूमिनियम इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, किसके, मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का स्लोप क्या आ चुका है, नीचे। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जिसका स्लोप यहाँ पे कर्व जो होगा नीचे रहेगा वो अपने से ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। क्लियर है, क्योंकि उसकी जो डेल जी की वैल्यू होगी वो मोर नेगेटिव रहेगी, और जिसकी डेल जी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी वो अपने से ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इट मीन्स वो ईजिली क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, उसकी ईजियर ऑक्सीडेशन होगा उसका। क्लियर है, सो ये यहाँ पे एलिंघम डायग्राम में होता है। तो ये बेसिक था एलिंघम डायग्राम का, क्या यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कौन से ऑक्सीडाइज जो ऑक्साइड्स बनेंगे किसके लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी किसकी, रिड्यूसिंग, हाँ, एलिंघम डायग्राम की, फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑल्सो इट टेल्स अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट। ओके, अब उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि पहली बात है काइनेटिक्स ऑफ रिडक्शन, जो रिडक्शन हो रहा है उसकी काइनेटिक्स की बात करें तो इट ओनली टेल्स अबाउट वेदर द रिडक्शन ऑफ ए गिवन मेटल ऑक्साइड वो क्या है, पॉसिबल और नॉट। ठीक है, जो वहाँ पे उसका गिवन मेटल है उसका रिडक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है, किस रेट से करेगा उस चीज़ को उसने डिफाइन नहीं किया। मीन्स उसकी जो काइनेटिक्स थी, किस रेट से वहाँ पे रिडक्शन होगा, उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में जब वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी ये इक्वेशन थी डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। सो इस इक्वेशन में सपोज किसी एक टाइम पे टेम्परेचर इतना हो जाए कि डेल एच इक्वल टू टी डेल एस हो जाए, सो उस केस में डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में, बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था एलिंघम डायग्राम के लिए।